Hello everyone, this is संजय बिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SB केमिस्ट्री में। नमस्कार मित्रों, कैसे हो सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, इस समय पूरे भारत में कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई का बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि विद्यार्थी अपनी कैसे पढ़ाई जारी रख सकते हैं, वो कब स्कूल जाएंगे, कब स्कूल खोलेंगे। तो ये सारी बातें विद्यार्थियों के दिमाग में इस समय चल रही हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों की समस्या को दूर करने के लिए हम इस समय अपने इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि यूट्यूब पर हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, अपने 12th क्लास की केमिस्ट्री को जारी रख सकते हैं। तो इसलिए विद्यार्थी चिंता ना करें और अपनी पढ़ाई घर बैठकर आराम से रहें, आराम से पढ़ाई करें अपनी। तो चलिए आज का अपन वीडियो शुरू करते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो चैप्टर है आपका डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें अपन क्या करेंगे, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये ब्लॉक का पार्ट मैंने क्यों उठाया, क्योंकि बच्चा 11वीं क्लास में क्या है, आवर्त सारणी पढ़ करके आता है। आवर्त सारणी में सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बच्चा स्टडी करता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि बच्चे को यहाँ पर स्टडी करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। मैं आपके सामने डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट का सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन पेश करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको आवर्त सारणी के बारे में बताता हूँ। आवर्त सारणी थोड़ी सी क्या है, देखिए मैं आवर्त सारणी को यहाँ पर बिल्डिंग्स के ब्लॉक के माध्यम से बता रहा हूँ। जिसको अपन क्या कर सकते हैं, हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, ऐसे ही हम इन आवर्त सारणी को बिल्डिंग्स के रूप में एज्यूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक्स होते हैं, जिन्हें हम SPDF कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, उन ब्लॉक्स का थोड़ा सा आउटलाइन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इसको अपन S ब्लॉक कहते हैं, इसको हम P ब्लॉक कहते हैं, इसको हम F ब्लॉक कहते हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं, D ब्लॉक कहते हैं, जिसके बारे में हमें क्या करना है, इस चैप्टर में स्टडी करनी है। क्योंकि मैं जानता हूं कि S ब्लॉक के बारे में और P ब्लॉक के 13वें वर्ग और 14वें वर्ग के बारे में हम 11th क्लास में स्टडी करके आए हैं। तो यहाँ पर इस D ब्लॉक को यहाँ पर समझने में थोड़ी सी क्या रहेगी, सहूलियत रहेगी। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस चैप्टर को आसानी से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के तत्व हैं क्या। तो सबसे पहले मैं इनका कैसे परिभाषा दे सकता हूँ, या ऐसे समझ सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं कि वे तत्व जिनमें परमाणुओं के अंतिम कक्षक में यानी कि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता हो या इलेक्ट्रॉन भरा जाता हो, वो क्या क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वापस सुनिए कि ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं में अंतिम कक्षक में यानी कि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, प्रवेश करता हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे अब सोच रहे होंगे कि सर ये कक्षक क्या है, हम जानते हैं, मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास ये क्या है, एक परमाणु है जिससे अपन क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। इस परमाणु के अंदर क्या होते हैं, कोश होते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। इन कोश के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, उपकोश होते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं मित्रों, सब शेल कह देते हैं। और इन्हीं उपकोशों के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, कक्षक उपस्थित होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स, यानी कि S P D F। इनके अंदर ही क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसको अपन क्वांटम नंबर्स के माध्यम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरा बात समझ में आ रही होगी, मैं क्या कह रहा हूं कि वे तत्व जिनके परमाणुओं के कक्षकों में क्या करा जाता हो, इलेक्ट्रॉन भरा जाता हो, वो क्या क्या कहलाते हैं, यानी कि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता हो, वो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैं आपके सामने थोड़ा सा और आगे बताना चाहूंगा कि डी ब्लॉक के तत्व इन्हें क्यों कहते हैं, इन्हें हम संक्रमण श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। तो इन्हें संक्रमण श्रेणी के तत्व क्यों कहा जा रहा है, ये सारी बातें अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। चलिए फटाफट से बोर्ड साफ कर लेते हैं और आगे चलते हैं।
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ना बिल्कुल स्लोली बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जिसमें विद्यार्थी मेरा वीडियो पॉज करके भी चाहो तो नोट आउट कर सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे पास ये जो एस ब्लॉक है, इसका जो दूसरा वर्ग है, एस ब्लॉक का दूसरा वर्ग, यानी कि ये वाला वर्ग, बेटा मांगे कार सरकारी बाप रोए, सारे के सारे जानते ही हो आप। और ये जो आपका पी ब्लॉक का 13वां वर्ग है, कहाँ गए थे? लॉकडाउन में बैगन आलू गाजर लेने गए थे थैला लेके। ठीक है, इनमें जो ये हमारा 13वां वर्ग है और ये हमारा दूसरा वर्ग है, ये आपका एस ब्लॉक का वर्ग है और ये आपका पी ब्लॉक का वर्ग है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जो वर्ग 2 है, एस ब्लॉक का जो वर्ग 2 है, ये जो क्या होता है मित्रों, अत्यंत धन विद्युतीय प्रकृति का होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की नेचर दिखाता है। और ये क्या करते हैं, आयनिक बंध बनाने की टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे कि NaCl है, KCl है इत्यादि। ऐसे ही साइमल्टेनियसली क्या होता है कि जो वर्ग 13 है, पी ब्लॉक का जो वर्ग 13 है, वो क्या करता है, प्रबल सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो इन दोनों कंडीशंस के जो बीच वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जो बीच वाले गुण शो होते हैं, वो क्या करते हैं, पी ब्लॉक के तत्व इन गुणों को शो करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, जो कैल्शियम 20, कैल्शियम परमाणु क्रमांक कितना है 20। इसके बाद जो आने वाले तत्व हैं, यानी कि स्कैंडियम 21 से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो ये जो तत्व आ रहे हैं आपके स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक के। इसी प्रकार से आपके इटरबियम 39 से शुरू होते हैं। इसी प्रकार से आपके लैंथेनम 57 से शुरू होते हैं और एक आपका एक्टेनियम 89 से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपके कितने तत्व हैं, 40 तत्व हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्वों को एक नाम और लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व या संक्रमण श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। अब सर प्रश्न ये उठता है कि सर संक्रमण श्रेणी के तत्व कैसे कहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग 2 है, ये क्या रखते हैं, आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और जो वर्ग 13 है, ये क्या रखते हैं, प्रबल सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इन दोनों की चरम स्थितियों के जो बीच के गुण प्रदर्शित करते हैं, वो क्या क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इसके आधार पर मैं इनकी क्या परिभाषा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्या परिभाषा बता सकता हूँ, सुनिए। मेरा कहने का आशय यह है कि वे सारे तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं जिनमें क्या हो, डी कक्षक अपूर्ण हो, यानी कि जिनमें डी कक्षक पूर्ण भरा नहीं होना चाहिए, जिनमें डी कक्षक का विन्यास D1 से लेकर के D9 विन्यास तक होना चाहिए। सर थोड़ा सा ज्यादा समझाइए। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूं कि D1 विन्यास से D9 तक विन्यास होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, D1 से लेकर के D9 विन्यास होना चाहिए। ऐसे तत्व आगे क्या कहलाएंगे, संक्रमण श्रेणी तत्व कहलाएंगे। कहने का आशय यह है कि जिनमें डी कक्षक अपूर्ण भरा हुआ हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। दूसरी यहाँ पर सबसे ज्यादा आवश्यक शर्त क्या है कि यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, D10 विन्यास नहीं होना चाहिए। जिनमें D10 विन्यास उपस्थित होगा वो डी ब्लॉक के तत्व तो माने जाएंगे, लेकिन संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे हम बात कर रहे हैं स्कैंडियम 21 की, हम जानते हैं कि आर्गन 18 तक का परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारे बच्चे जानते ही हैं। ये हमारे पास आर्गन 18 हो गया। इसके बाद आपका क्या आता है, पोटेशियम 19। उसके बाद क्या आता है आपका कैल्शियम 20, यानी कि ये आपका क्या आ रहा है, कैल्शियम 20 आ रहा है। अब कैल्शियम 20 तक यानी कि हमारा हो गया 4s कक्षक कंप्लीट। इसके बाद आपका क्या आएगा, स्कैंडियम 21 में आएगा आपका 3D कक्षक, और 3D कक्षक हम क्या करेंगे, 20 और 1 21, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर देंगे, यानी कि क्या हो गया, 3D बन हो गया। तो कुल मिलाकर मैं स्कैंडियम 21 का विन्यास क्या बना सकता हूं, 4s 2
3D1, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3D1 4s2। ये सब आपो के नियम अनुसार होता है, वो सब आप 11वीं कक्षा में पढ़ करके आए हैं। ठीक है, तो मैं इस एग्जांपल में क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्कैंडिनेविक्स है, इसमें जो D10 ये जो D1 विन्यास है ये क्या है, अपूर्ण है। इसमें क्या आ रहा है, ये D1 से लेकर D9 तक के विन्यास में आ रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, संकर्ण श्रेणी का तत्व कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ मैंगनीज 25 की। मैंगनीज 25 में भी वही है, कैल्शियम 20 तक हो गया, 4s2 कंप्लीट। उसके बाद आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन बचे। 5 इलेक्ट्रॉन में कहाँ फिल कर देंगे, 3D में फिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3D5 हो जाएगा। यानी कि जो मैंगनीज है इसमें भी क्या आ रहा है, D5 विन्यास आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी संकर्ण श्रेणी तत्व कौन से होंगे जिनमें D1 से लेकर के क्या विन्यास आएगा, D9 विन्यास आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिंक 30 होता है, जिंक 30 का विन्यास होता है हमारे पास 4s2 3D10। अब यहाँ पर आ गया 3D10, इसका मतलब क्या हुआ कि ये D1 से लेकर के D9 वाली कंडीशन को फिलफिल नहीं कर रहा है। D1 से लेकर D9 तक विन्यास इसमें नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, D10 विन्यास आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, केवल डी ब्लॉक का तत्व माना जाएगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जिंक को हम संक्रमण श्रेणी का तत्व तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको हम क्या कह सकते हैं, डी ब्लॉक का तत्व कह सकते हैं। कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि जिंक 30 डी कक्षक रखते हुए भी संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं माना जाता, डी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। तो उसका कारण क्या है कि जो जिंक है उसके पास क्या होता है, D10 विन्यास होता है, इसलिए वो संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, वो क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है। इसे हम और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि जिंक क्या है, डी ब्लॉक का तत्व तो है लेकिन संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। ऐसे ही इसके दो भाई और हैं जो क्या होते हैं, वो भी संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं होते, जिसको अपन कहते हैं कैडमियम और मरकरी। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जीनी, कनाडा, होगा, ये तीनों की तीनों क्या है बेटा, डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं है। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनकी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर 4 श्रेणियां बना रखी हैं, जिनको हम श्रेणियों में बांट करके क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पहली श्रेणी होती है 3D श्रेणी, दूसरी होती है 4D श्रेणी, तीसरी होती है 5D श्रेणी और छठी होती है 6D श्रेणी, जो कि क्या है, अपूर्ण श्रेणी है, जिसमें भी कुछ तत्वों की कमी रह गई है। तो मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, यानी कि किस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्वों को इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है कि n-1 डी में 1 to 10, यानी कि डी में 1 से लेके 10 तक के इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। n-1 डी 1 to 10 ns2। ठीक है, ये क्या है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैं जैसे मैं बताना चाह रहा था कि ये जो जिंक है ये होता है आपका 3D10, ये जो कैडमियम है ये आपका होता है 4D10 और जो मरकरी है जिसे अपन हाइड्रोजीनियम कहते हैं, पारा, ये आपका होता है 5D10। इन सबकी सब में क्या है, D10 विन्यास उपस्थित होने के कारण ये क्या है, केवल डी ब्लॉक के तत्व हैं, संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं है। यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, कि जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के कहाँ भरा जाता है, डी कक्षा में भरा जाता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग 2 है और जो वर्ग 13 है उनके बीच में जो आने वाले 10 वर्ग हैं वो आपके क्या हैं, डी ब्लॉक के वर्ग हैं, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। जैसे कि ऐसे तत्व सारे संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं जिनमें क्या हो, D1 से लेकर D9 विन्यास हो, जिसमें क्या नहीं होना चाहिए, D1 विन्यास, D10 विन्यास नहीं होना चाहिए, यानी कि डी कक्षा कैसा हो, अपूर्ण। वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाएंगे। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पर क्लियर किए थे। अब अपन आगे चलते हैं इस चैप्टर में, और आगे अपन हेडिंग है हमारी नई, डी ब्लॉक के कुछ अभिलाक्षणिक गुण, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए आगे चलते हैं।
डी ब्लॉक तत्वों के कुछ अभिलक्षण गुण होते हैं जिन्हें हम संक्रमण गुण भी कह देते हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण इनका गुण क्या है कि जैसे हम आवर्त सारणी में हम क्या करते हैं, आवर्त सारणी में जब भी वर्गों की स्टडी करते हैं तो हम वर्ग में टॉप टू बॉटम स्टडी करते हैं वर्गों के लिए। किसके लिए? वर्गों के लिए। और आवर्त के लिए अपन क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट स्टडी करते हैं। किसके लिए? आवर्त के लिए। तो इसी प्रकार जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें क्या होती है, क्षैतिज समानता होती है, ना कि लंब समानता होती है। यानी कि जब हम डी ब्लॉक का अध्ययन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें लेफ्ट से राइट जाकर स्टडी करेंगे, ना कि टॉप टू बॉटम आकर के स्टडी करेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं कि जो वर्ग 13 और जो वर्ग 14 है उनके तत्वों में उतनी समानता नहीं होती जितने की डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी में समानता होती है। कुल मिलाकर बात क्या है, मोटा मोटा क्या कह सकते हैं हम कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका अध्ययन अपन कैसे करेंगे, आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर करेंगे। यानी कि जो पहली 3D श्रेणी है जो तुम्हारी कहां से शुरू हो रही है, स्कैंडियम 21 से शुरू हो रही है, ठीक है। एक आपकी क्या है, दूसरी श्रेणी है जैसे हम 4D श्रेणी कहते हैं, जो आपकी कहां से शुरू हो रही है, इटर्बियम 39 से शुरू हो रही है। एक आपकी 5D श्रेणी है जो आपकी कहां से शुरू हो रही है, लेंथेनम 57 से शुरू हो रही है। और लास्ट आपकी 6D श्रेणी है जिसे अपन क्या कह देते हैं, अपूर्ण श्रेणी भी कह देते हैं, जो आपकी एक्टिनियम 89 से शुरू हो रही है। तो इस वाली सीरीज को अपन कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, इस वाली सीरीज को अपन कहते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इस वाली सीरीज को अपन कहते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी, और सबसे लास्ट वाले को अपन कहते हैं चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या अपूर्ण श्रेणी। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो मैंने आपको डी ब्लॉक के अभिलक्षण गुणों में सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें अपन क्या करते हैं, उनमें क्षैतिज समानता होती है, ना कि वर्टिकल समानता होती है। यानी कि उनमें लंबा समानता ना होकर के कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल समानता होती है। इनमें आपस में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है, समानता पाई जाती है, ठीक है। जो इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये सब धातु प्रकृति के होते हैं, यानी कि धातुओं जैसा गुण प्रदर्शित करते हैं। सारे के सारे डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, धातु हैं। हालांकि कुछ द्रव भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो धातु गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि धन विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और इनमें जो धात्विक गुण है, धन विद्युतीय गुण है, वो सीमित टाइटेनियम से लेकर उत्कृष्ट कॉपर तक होता है। यानी कि क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम स्कैंडियम 21 से और जिंक 30 की तरफ चलेंगे तो इनमें जो विद्युत गुण है, धन विद्युतीय गुण है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर टू लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या होती है, स्कैंडियम से जिंक की तरफ क्या होती है, बढ़ती जाती है, जैसे अपन क्या कहते हैं, धन विद्युतीय गुण कहते हैं। तो इनमें टाइटेनियम से लेकर और कॉपर की तरफ जाने पर जो धन विद्युतीय गुण है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आता है इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये क्या करते हैं, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, यानी कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ पर आप सबने नाम सुना होगा फेरस, आपने ये भी सुना होगा फेरिक। ये फेरस और फेरिक क्या होते हैं, ये जो Fe+2 है ये तो आपका होता है बेटा फेरस, और जो Fe+3 है ये आपका होता है फेरिक, ठीक है। इनकी संयोजकता में अस और एक का अंतर होता है। अब धातु तत्व तो एक ही है, आयरन Fe एक ही तत्व है, लेकिन इनमें क्या है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अंतर है। यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था है और यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो जो डी ब्लॉक का ये अभिलक्षण गुण है, ये क्या करते हैं, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे कि हम बात करें आपके पास कॉपर की। जो कॉपर होता है ये भी Cu+ और Cu++ दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ऐसे तो अपन क्या कहते हैं, Q+, और इसे अपन क्या कहते हैं, Q'। आप मोटे मोटे तौर पर ये भी समझ सकते हैं कि जिसमें अस शब्द आता है वो कम संयोजकता वाला या कम ऑक्सीकरण अवस्था वाला होता है,
और इसमें लास्ट में एक आता है वो अधिक संयोजकता वाला या अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाला होता है। ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट इसमें चलते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें इनका एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उत्प्रेरक के जैसा व्यवहार करते हैं। और आप सब जानते हैं, 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कैटालिस्ट उत्प्रेरक क्या होते हैं, कि जो अभिक्रिया में क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, सबने सुना होगा डालडा, वनस्पति घी। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में हम क्या करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व यानी कि निकेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे पास वनस्पति घी का निर्माण, डालडा का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेरे पास ये वनस्पति तेल है, जब इस वनस्पति तेल की अभिक्रिया हम निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, वनस्पति घी, जिसे अपन क्या कह देते हैं, डालडा। डालडा मत खाया करो, सेहत के लिए नुकसान करता है, रामदेव बाबा मना करते हैं। चलिए मजाक की बात है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में अपन क्या कर रहे हैं, निकेल उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और निकेल क्या है हमारे पास, डी ब्लॉक की धातु है। ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या कह सकते हैं, जैसे ही जो सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसमें संपर्क कक्ष विधि है उसमें डी ब्लॉक का तत्व का इस्तेमाल होता है। जो जिगलरनाट उत्प्रेरक है उसमें भी डी ब्लॉक के तत्व का इस्तेमाल होता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर हम क्या करते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों का एज ए उत्प्रेरक, एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप सबने नाम सुना होगा N2+3H2 = 2 NH3, यानी कि हेबर विधि, जिससे अपन क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। इस अमोनिया का निर्माण अपन अगर आयरन और मोलिब्डेनम धातु को उत्प्रेरक की तरह ले लेते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, उत्पाद, यानी कि अमोनिया गैस अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के जो धातु हैं वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट और पॉइंट लेके चलते हैं। हमारे पास जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनका एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन आयन यानी कि कलरफुल आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, कलरफुल आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या बनाते हैं, रंगीन या आयन या रंगीन यौगिक बनाते हैं। जैसे हमारे पास है एक एग्जांपल, टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स है, टाइटेनियम का ये संकुल है। इसका रंग होता है गहरा बैगनी। ये सारी बातें मैं आपको इसी चैप्टर में बाद में बताऊंगा कि इनका रंग क्यों हो रहा है, क्या कारण है। अभी यहाँ पर बस आप थोड़ा सा आउटलाइन में समझ सकते हैं कि जो बैगनी रंग का कारण है इनका क्या है, संक्रमण होता है, डीडी संक्रमण, यानी कि एक कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, ट्रांजिशन कर जाता है, संक्रमण कर जाता है। ऐसे कुछ और भी तत्व हैं जो क्या करते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें गहरा रंग प्राप्त होता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं। इन सब के बारे में इसी चैप्टर में मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। इन दोनों के कारण ही कोई भी तत्व क्या करता है, कलर शो करता है। और डी ब्लॉक के तत्वों का अभिलक्षण गुण है वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। अब मैं आपको आगे बताना चाहूंगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, ये मैंने आपको उत्प्रेरक की प्रकृति बता दी, ऑक्सीकरण अवस्था बता दी। इससे अपन आगे चलते हैं। डी ब्लॉक तत्वों का एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि ये क्या करते हैं, अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अपन जैसे क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकीय व्यवहार कहते हैं। अनुचुंबकत्व, फेरोचुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व आप सारे जानते ही हैं। नहीं जानते तो इस चैप्टर में आगे जानने का मौका मिल जाएगा। इसके लिए अपनी मेरी वीडियो देखते रहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अनुचुंबकत्व का मतलब क्या है कि ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से होकर के गुजरने देते हैं, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थ की इस घटना को अपन क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व यानी कि पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि अगर मैं किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखूं, मेरे पास एक पदार्थ है
मैंने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। अगर ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से होकर गुजरने देता है, ये क्या करे, चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से होकर गुजरने दे, तो पदार्थ के इस गुण को अपन क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अनुचुंबकत्व कहेंगे। और यदि अपने में से होकर ना गुजरने दे, प्रतिकर्षित करे, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकत्व कहेंगे। ठीक है। और जो डी ब्लॉक के तत्व अपने अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब कि अपने कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके अनुचुंबकत्व का गुण शो करते हैं, वो आपके अनुचुंबकीय कहलाते हैं। जैसे मैग्नीज है, क्रोमियम है, इन सब के पास क्या है, इनके कक्षक में क्या उपस्थित होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या उपस्थित होता है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब आप कैसे याद रख सकते हैं, आ से अनुचुंबकत्व, आ से अयुग्मित, तो जिसका मतलब क्या होगा कि जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो कैसा बिहेवियर शो करेंगे, अनुचुंबकीय बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है। तो इन सब प्रॉपर्टी का हम आगे और ज्यादा स्टडी करेंगे। अब इसमें अपन और आगे चलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का एक और अभिलक्षण गुण होता है मिश्र धातु बनाने की टेंडेंसी। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या करते हैं, मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। आप जानते हैं पीतल, कांसा, रोल्ड गोल्ड, जर्मन सिल्वर, ऐसे बहुत सारे मिश्र धातु हैं जिनमें क्या होता है, डी ब्लॉक की उपस्थिति होती है। डी ब्लॉक के द्वारा मिश्र धातुओं का निर्माण होता है। अब सब जानते हैं पीतल, पीतल के बर्तनों में खूब का लगाया, भगवान जी घंटी बजाइए पीतल की, तो उसमें क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक बराबर क्या बन जाता है, आपका पीतल बन जाता है। ठीक है। आप मेडल वगैरह भी देखते हैं, तो सारे किससे निर्माण होता है, इनसे निर्माण होता है। डी ब्लॉक के तत्व कॉइंस मेटल भी कहलाते हैं। कुछ डी ब्लॉक के तत्व हैं जिन्हें सिक्का धातु भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, सिक्कों का निर्माण करने में काम आते हैं। ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या करते हैं, अंतराकाशीय यौगिक बनाने का भी नेचर शो करते हैं। ये सारी बातें मैं आपको क्या बताऊंगा, आगे बताऊंगा। और डी ब्लॉक तत्वों में जो लास्ट पॉइंट है कि जो सारे के सारे डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनका जो गलनांक है और जो क्वथनांक है वो क्या होता है, उच्च होता है। यानी कि ये ताप सहने की क्या करते हैं, उच्च शक्ति रहते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, जितने भी बर्तन वगैरह हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, धातुओं के बने होते हैं। ठीक है। इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, धातु के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको ये मेरा सारा टॉपिक समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।